कल हमने पूरा संज्ञानात्मक टॉपिक कवर कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे निर्मितवादी सिद्धांत, जिसे कहते हैं रचनावाद। जॉन डेवी, जीन पियाजे ये आते हैं संज्ञानात्मक निर्मितवाद में। जो जेरोम ब्रूनर है वो कहते हैं, उनकी परिभाषा है कि किसी भी अवस्था पर कुछ भी सीखा जा सकता है। वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर ये भी क्या है, निर्मितवादी सिद्धांत में आते हैं। तो देखो, बालक अर्थ ज्ञान का निर्माता व सृष्टि करता है। जो निर्मितवादी सिद्धांत में है ना, वो बालक को यानी बच्चों को अर्थ व ज्ञान का निर्माता व सृष्टिकर्ता बताया है। यहाँ पर केंद्रीय भाव ज्ञान के आधार पर होता है और नवीन ज्ञान का निर्माण बालक के द्वारा। ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का निर्माण जो है ना, वो बालक के द्वारा होता है। संज्ञानात्मक निर्मितवादी कौन है? जीन पियाजे। और सामाजिक निर्मितवादी कौन है? वाइगोत्स्की। संज्ञानात्मक निर्मितवाद में पूछे तो जीन पियाजे, सामाजिक में पूछे तो वाइगोत्स्की आ जाएगा सामाजिक निर्मितवादी। अधिगमकर्ता कौन है? समावेशकर्ता। अधिगमकर्ता जो है ना, सीखने वाला। समावेशक है, समावेशक निरीक्षण करने वाला, शुभ अर्थों का निर्माण करेगा, विचारों को आकार देगा। कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से होती है। जो इसकी उत्पत्ति हुई ना, निर्मितवाद रचनावाद की उत्पत्ति संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से हुई है। निर्मितवाद को बाल केंद्रित उपागम कहते हैं। बालक पूर्व अनुभव यानी पहले के अनुभव के आधार पर तुलना करके नवीन ज्ञान की संरचना करता है। ज्ञान जो होता है सक्रिय व सामाजिक प्रक्रिया होती है। छोटे छोटे समूह में विभाजित करके समस्या देना, समाधान स्वयं करना, समाधान का स्वयं में चर्चा करके हल निकालना। स्वयं में चर्चा करके हल आएगा, यहाँ पर हल निकालना, हल लिख लेना, यहाँ पर हल निकालना, समाधान करना, समाधान करना है यहाँ पर, ये सह है संश्लेष वाला। और शिक्षक जो होता है ना, शिक्षक वो मार्गदर्शक होता है, अनुदेशक होता है, मित्र होता है और सहायकर्ता होता है। जो निर्मितवादी सिद्धांत में जो शिक्षक को है मार्गदर्शक बताया है, अनुदेशक बताया है, मित्र सहायक। उद्देश्य क्या है? बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके। संपूर्ण से अंश की ओर बल, संपूर्ण की दर अंश की ओर बल है। मैनिपुलेटेटिव अध्ययन सामग्री पर बल देता है, आत्म अनुशासन पर बल देता है, औपचारिक चिंतन पर बल देता है, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान स्थानांतरण पर बल देता है। रचनावाद में कैसे सीखता है बच्चा, कैसे सीखता है, कैसे अपनी समझ डेवलप करता है और कैसे वो अवधारणा बनाता है। ये इसमें क्या है, रचनावाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैसे सीखता है, कैसे समझ बनाता है और कैसे अपनी अवधारणा बनाता है। तो रचनावाद में 3 प्रकार का होता है रचनावाद। एक तो होता है संज्ञानवाद, एक होता है सामाजिक, एक होता है मौलिक। जो संज्ञानवाद है, संज्ञानवादी रचनावाद में जीन पियाजे ने अधिगमकर्ता होता है अपने ज्ञान साथी के साथ नवीन समझ बनाना। अपने ज्ञान साथी के साथ क्या बनाना? नवीन समझ बनाना। सामाजिक रचनावाद जो है वाइगोत्स्की है। सामाजिक रचनावाद में कौन आएगा? वाइगोत्स्की। जबकि संज्ञानवादी रचनावाद में कौन आएगा? जीन पियाजे। तो जो वाइगोत्स्की है, उन्होंने ज्ञान का निर्माण सामाजिक और प्लस यानी संस्कृति, सामाजिक और संस्कृति को माना है। मौलिक रचनावाद में ज्ञान जो होता है निर्मित होता है। ज्ञान क्या होता है? निर्मित होता है और वास्तविकता यानी रियलिटी प्लस अनन्य अनुभव पर आधारित होती है। जो रियलिटी होती है वो अनन्य अनुभव पर क्या होती है? आधारित होती है। अब इनके घटक पढ़ेंगे निर्मितवाद में घटक कौन कौन से हैं? तो सीखना जो है, सीखना पहला घटक है सीखना, तो वास्तविक जगत में प्रामाणिक होता है। दूसरा घटक है सामाजिक, वार्तालाप प्लस चिंतन, विषय वस्तु प्लस कौशल अधिगमकर्ता के लिए है। प्रासंगिक होना चाहिए विषय वस्तु जो है, कौशल, विषय वस्तु और कौशल। अधिगमकर्ता जो सीखने वाला है उसके लिए क्या होना चाहिए? प्रासंगिक यानी कि सुलभ होना चाहिए। पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए यानी कि पहले से ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए। और जो होता है आत्म अनुशासित, आत्मचिंतन, आत्म जागरूकता उसमें होना चाहिए। शिक्षक जो होता है मार्गदर्शक होता है, सुविधादाता होता है, ना कि प्रशिक्षक होता है। शिक्षक क्या होता है? जो टीचर होता है सुविधादाता होता है, ना कि प्रशिक्षक होता है। विभिन्न परिप्रेक्ष्य में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रोत्साहित करना। स्वरूप क्या है? अधिगमकर्ता के स्वरूप इसके क्या क्या है निर्मितवादी में? तो अधिगमकर्ता जो होता है पृष्ठभूमि यानी कि उसकी पृष्ठभूमि होनी चाहिए, पूर्व के अनुभव उसमें होनी चाहिए, अभिप्रेरणा उसमें होनी चाहिए, उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी को निभाए वो अपनी। अध्यापक क्या होगा? मित्र होगा, दार्शनिक, निर्देशक करने वाला, सहायक होगा और सरलीकर्ता। जो है ना, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निर्मितवादी में अध्यापक को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन में दे देगा सरलीकर्ता, या फिर दे देगा निर्देशक या दार्शनिक या सहायक दे देगा, मित्र भी दे सकता है। वो 3 जो होंगे वो अलग ही होंगे। तो एज इट इज़ यहाँ पर जो टीचर होगा ना, वो सरलीकर्ता यानी कि सहायक के रूप में काम करेगा। यहाँ पर एक मित्र के समान होगा। क्रिया होगी तो फर्स्ट स्वरूप अधिगमकर्ता, सीखने वाला बच्चा स्टूडेंट, टीचर होगा। फिर होगी क्रिया, वार्तालाप करते हुए। क्रिया किसे करेगा? वो वार्तालाप करते हुए खुद का दिमाग लगाएगा, पर जो भी उसमें डाउट्स होंगे वो टीचर से सहायता लेगा। विधि क्या है? संपूर्ण से अंश की ओर पूछताछ करेगा, समस्या का समाधान करेगा और फिर अवलोकन करेगा यानी निरीक्षण करेगा, देखेगा। पाठ्यक्रम सहयोगात्मक और अन्वेषणात्मक होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा हो? जिसमें सहयोग हो और जिसमें अन्वेषणात्मक हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट बढ़े, खोज हो, कुछ ना कुछ वो सीखे, ऐसा इंटरेस्ट पार्ट होना चाहिए उसमें। तो ये क्या हुआ? रचनावाद का पूरा हमने बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक जो चीज़ें होती है वो हमने इसमें जाना है। अब आता है सामाजिक निर्मितवाद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सामाजिक निर्मितवाद।
ये तो हमने क्या पढ़ी है, एक बेसिक चीज़ पढ़ी है कि रचनावाद होता क्या है, रचनावाद में बच्चे को क्या कहा गया है, टीचर को क्या कहा गया है, और जो अधिगमकर्ता क्या होता है, यहाँ पर अध्यापक का रोल क्या निभाता है। तो ये चीज़ें हमने बेसिक ही नींव मजबूत करने के लिए है। अब आएगा इसका सामाजिक निर्मितवाद। जो सामाजिक निर्मितवाद है ना, उसके प्रतिपादक है लेव वाइगोत्स्की, जो कहाँ के हैं, रूस की। पुस्तक कौन सी है, थॉट्स एंड लैंग्वेज। थॉट्स यानी विचार और लैंग्वेज यानी भाषा, विचार और भाषा इनकी बुक का नाम है। सामाजिक प्लस सांस्कृतिक प्रक्रिया पर क्या दिया है, बल दिया है। यानी सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों प्रक्रिया को माना इन्होंने। ज्ञान जो होता है बाह्य वातावरण में स्थित व सहयोगी होता है। ज्ञान कैसा होता है, बाह्य वातावरण में स्थित व सहयोगी माना। जेपीडी यानी समीपस्य विकास का क्षेत्र, समीपस्य विकास का क्षेत्र। जो जेपीडी है ना, ये आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जेपीडी क्या है, तो कठिन कार्यों की, जो कठिन कार्य होते हैं ना, कठिन कार्यों की एक सीमा जिन्हें अकेला नहीं कर सकता, जिन्हें अपने घर में ही देख लो, कोई ना कोई काम ऐसा होगा जिसको हम अकेले कभी नहीं कर सकते, तो जिन्हें अकेला नहीं कर सकता वो कुशल सहयोगी की सहायता से कर लेता है। जैसे कोई एक बोरी है गेहूँ की और हम कहें कि हम तो उठा लेंगे, भाई उसको नहीं उठा सकते, उसके लिए आपको उसको उठाने के लिए किसी का सहयोग होना चाहिए। तो यही क्या है, जेपीडी समीपस्य विकास का क्षेत्र है, वो कुशल सहयोगी की सहायता से लेता है। यानी कि किसी भी कोई भी आएगा, हम कहेंगे इसकी हेल्प करवा दो, तो वो हमारी हेल्प करवाएगा, तभी हम उसको वहाँ से उठा सकते हैं या ले जा सकते हैं या कुछ दूर उसको रखवा सकते हैं, पर अकेले उसमें नहीं होगा। तो ये जेपीडी का विकास का क्षेत्र है। अब हम पढ़ेंगे कि मोर नॉलेजेबल आदर्श क्या है। तो इसमें जो है ना, लेव वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक निर्मितवाद दिया ना, इसमें इन्होंने इन पार्ट है ना, ये ढांचा निर्माण, उपयोग, खेल व भाषा, मोर नॉलेजेबल आदर्श, इन पर क्या है विशेष इन्होंने जोर दिया है। तो मोर नॉलेजेबल आदर्श विचारों, मूल्यों, तकनीकियों तथा भाषा का ज्ञान बालक बड़े व्यक्ति, माता पिता, शिक्षक सहयोग से सीखते हैं। किन किन के सहयोग से, मोर नॉलेजेबल होता है कि आदर्श जो ज्ञान होता है ना, आदर्श नॉलेज ज्ञान होता है ना, विचारों, मूल्यों, तकनीकियों तथा भाषा का ज्ञान बालक बड़े बड़े व्यक्ति, माता पिता, शिक्षक सहयोग से सीख सकते हैं। अब आएगा इसमें ढांचा निर्माण। ढांचा निर्माण को इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग। बच्चे जो होते हैं कुशल सहायक, बच्चे कैसे होंगे, बच्चे होंगे कुशल सहायक। संवाद के परिणाम स्वरूप बालक के विचार ज़्यादा क्रमबद्ध, संगठित, तर्कसंगत, औचित्यपूर्ण होते हैं। ढांचा निर्माण में जिसके फोल्डिंग क्या है, बच्चे कुशल सहायक, संवाद के परिणाम स्वरूप बालक के विचार ज़्यादा क्रमबद्ध, संगठित, तर्कसंगत, औचित्यपूर्ण होते हैं। खेल व भाषा, खेल के विकास को इंपॉर्टेंट माना। उपयोगिता क्या है, छात्र के लिए उपागम सक्रिय अधिगम होता है, इनके एक्टिव अधिगम होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है। संप्रेषित कौशलों का विकास होता है, इसमें संप्रेषण बढ़ता है। ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास होता है, यानी कि अपनी जो नॉलेज है उनकी एबिलिटियों का डेवलपमेंट होता है। ज्ञान निर्माण की विधियाँ, तो ज्ञान निर्माण की विधियाँ में समप्रत्यय मानचित्रण, समप्रत्यय बनने लगता है, जो माइंड होता है उसमें समप्रत्यय बनने लगता है, बिंब बनने लगते हैं। समस्या समाधान की विधि आती है इसमें, पहले समप्रत्यय मानचित्र, फिर समस्या समाधान की विधि, फिर उसकी जांच पड़ताल उपागम आएगा, फिर सामाजिक जांच। तो ज्ञान निर्माण की 4 विधियाँ बताई हैं किसने, वाइगोत्स्की ने। कौन कौन सी, समप्रत्यय मानचित्रण, समस्या समाधान, जांच पड़ताल उपागम, सामाजिक जांच। उसके बाद पढ़ेंगे आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। जो आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है, पुस्तक कौन सी है, रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। चिंतन में भाषा को अधिक महत्व दिया, चिंतन में किसको दिया, भाषा को अधिक महत्व दिया। ब्रूनर जो है इसके जो प्रतिपादक है ना, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ब्रूनर है, उसका ही सिद्धांत है कि बालक को किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। मानसिक रूप से 3 तरीके इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से, एक तो सक्रियता, दूसरा है दृश्य प्रतिमा, तीसरा है सांकेतिक। सक्रियता में सक्रिय, दूध की बोतल को देखकर बच्चे क्या चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पेड़ चलाने लग जाते हैं। दृश्य प्रतिमा, किसी की दृश्य प्रतिमा दिखे। सांकेतिक यानी भाषा के संकेतों से बच्चे सीख पाते हैं। अवस्थाएं कौन कौन सी दी, अवस्थाएं बताइए। विधि निर्माण अवस्था जिसे कहते हैं एनेक्टिव अवस्था, जिसे क्या कहा गया है, एनेक्टिव अवस्था 0 से 3 वर्ष। मूर्त प्रतिनिधान अवस्था, अनुप्रतीकात्मक अवस्था, अनुप्रतीकात्मक अवस्था 4 से 8 वर्ष। प्रतीकात्मक अवस्था 8 से 13 वर्ष। बौद्धिक विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था, समय व दूरी की समझ बनने लगती है। अन्वेषण विधि पर बल देने लगते हैं बच्चे। ब्रूनर का योगदान क्या है कि ज्ञान की, ब्रूनर का योगदान क्या है कि ज्ञान की संरचना पर बल दिया, जिज्ञासा पर बल दिया, स्वतंत्र शिक्षार्थी पर बल दिया, कक्षा शिक्षण को अर्थपूर्ण बनाने पर बल दिया, आगमनात्मक विधि पर बल दिया और स्वायत्तता पर बल दिया। ब्रूनर पियाजे की असमानताएं क्या है, इन दोनों में जो डिफरेंट है ना वो क्या है, दोनों में अलग अलग डिफरेंट क्या है भाई, इस दोनों में कुछ तो होगा ना। तो ये आधुनिक संज्ञानात्मक में आते हैं और ये क्या आते हैं, ये निर्मितवादी संज्ञानात्मक आते हैं। तो जो ये है ब्रूनर, ये विकास को सतत बताते हैं, यानी विकास कैसा होता है, लगातार चलता है। जबकि जो पियाजे हैं ये विकास को विभिन्न चरणों श्रृंखलाओं में बताते हैं। जो ब्रूनर है इन्होंने भाषा के विकास को संज्ञानात्मक विकास का कारक बताया। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को एक परिणाम के रूप में स्वीकार किया। ब्रूनर ने संरचनाएं समय के साथ साथ विकसित की गति को बढ़ाया जा सकता है, कि संरचनाओं को समय के साथ साथ विकसित की जो गति होती है ना उसको बढ़ाया जा सकता है। और जो पियाजे कहते हैं कि ये स्वगति से होता है। ब्रूनर कहते हैं कि सक्रिय सहभागिता होती है, किसी भी चीज़ को सीखने में सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, जबकि पियाजे कहते हैं कि ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है।
ब्रूनर क्या कहता है कि प्रतीकात्मक चिंतन स्थापन नहीं होते, जो प्रतीकात्मक जो चिंतन बनते हैं ना वो स्थापन नहीं होते, जबकि पियाजे कहते हैं कि ये बदल जाते हैं। तो इन दोनों में, ब्रूनर और पियाजे में, ये दोनों डिफरेंट है। ब्रूनर क्या है, आधुनिक संज्ञानात्मकवादी है, जबकि पियाजे है ना ये क्या ज्ञानात्मक निर्मितवादी है। कैसे हैं, संज्ञानात्मक निर्मितवादी है। तो इन दोनों का डिफरेंट पता चला। अब पढ़ेंगे समानताएं क्या क्या हैं। ब्रूनर और पियाजे का हमने डिफरेंट पढ़ लिया, दोनों में अलग अलग क्या है, दोनों की पर्सनैलिटी क्या है, दोनों ने क्या माने हैं, क्या सिद्धांत माने, क्या ये सब चीज़ें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे दोनों में समानताएं क्या है, ब्रूनर प्लस पियाजे। तो पूर्ववत अनुकूलन के आधार पर सीखते हैं जो बच्चे होते हैं, पूर्ववत जो अनुकूलन होते हैं, जो उनके समायोजन होता है, उनके आधार पर बच्चे सीखते हैं। भाषा के विषय में जिज्ञासा होती है, समय के साथ साथ संरचनाएं संज्ञानात्मक विकसित होती हैं, जो समय होता है उनके अकॉर्डिंग बच्चे सीखते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानवतावादी सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे, मानवतावादी सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मेस्लो व कार्ल रोजर्स। मानव को केंद्रीय स्थान दिया गया है इसमें आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में। इसका एक नाम और इसको आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं, मानवतावादी सिद्धांत को। तो इसमें 5 आवश्यकताओं के प्रकार बताए हैं। पहली आवश्यकता होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। पहली आवश्यकता क्या है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। देखो ये ऐसे हैं, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सम्मान पाने में देने की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, पर शारीरिक आवश्यकता। तो अगर आप इनको ऐसे याद रखोगे ना, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सम्मान पाने, प्रेम की, सुरक्षा की, शारीरिक, तो ऐसे क्या है थोड़ा टफ पड़ेगा। तो मैंने इनको उल्टे तरीके से याद कर रखा है। जैसे ये है ना 5 अवस्था शारीरिक, इसको मैंने ऐसे याद रखा है कि जैसे शुरू में तो मैंने उल्टे तरीके से याद कर रखा है इसको। पहले हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, पहले तो अपना शरीर होना चाहिए, शारीरिक आवश्यकता। दूसरी, शरीर को क्या चाहिए, उसको चाहिए सुरक्षा। क्या चाहिए उसको, सुरक्षा चाहिए। अब सुरक्षा तो उसको मिल गई, अब उसे क्या चाहिए, अब उसे चाहिए प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए। प्रेम के बाद उसे क्या चाहिए, तो सम्मान उससे चाहिए। शरीर को क्या चाहिए, अब सम्मान चाहिए। अब सम्मान मिल गया तो अब क्या हो गई, आत्मसिद्धि मिल गई। आत्मसिद्धि की आवश्यकता हुई ये आत्मसिद्धि की आवश्यकता चाहिए। तो इस प्रकार से आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आपकी चॉइस, आप अगर ऐसे हो जाता है बहुत अच्छी बात है, पर मैंने तो ऐसे किया था। पहले शारीरिक आवश्यकता होती है, फिर उसको सुरक्षा की, फिर उसको प्रेम की, फिर उसे सम्मान पाने में देने की, फिर बाद में अपनी आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। तो 5 आवश्यकता दी, तो इनको याद कर लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पुटअप कराते हैं कि जो मेस्लो ने जो सिद्धांत दिया है उसमें कौन सी आवश्यकता नहीं है, तो 3 दे देंगे, एक अलग दे देंगे, या नहीं पूछ लेंगे कुछ भी। और इसमें जो इस सिद्धांत में मानव कल्याण पर बल दिया, सह अस्तित्व पर बल दिया, आत्म अभिप्रेरणा कहते हैं इसको, आत्मसिद्धि मूल्यों कहते हैं, सृजनात्मकता, आत्म अनुशासन पर बल दिया, शिक्षा क्या है, मूलभूत आवश्यकताओं पर बल देना। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया। तो इसमें बस यही आवश्यकता मतलब इंपॉर्टेंट है कि मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक उनको तो मेस्लो, रोजर्स, कार्ल रोजर्स। मानव को केंद्रीय स्थान दिया। 5 आवश्यकता है, उनको क्या आवश्यकता है, तो शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और इन्होंने जो है आत्म अनुशासन पर बल दिया, मूलभूत आवश्यकताओं पर बल देती है शिक्षा। इन्होंने माना था अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अनुभवजन्य जो अधिगम सिद्धांत है वो इसके प्रतिपादक कौन है, कार्ल रोजर्स। अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाने में कार्ल रोजर्स क्या है, इसके प्रतिपादक हैं। क्या है इसके प्रतिपादक हैं, अर्जित ज्ञान को उपयोग में लाने से करके सीखने पर बल दिया, सीखने की इच्छा पर बल देते हैं। अधिगम स्थानांतरण बताया इन्होंने, 3 प्रकार से अधिगम का स्थानांतरण होता है। एक तो होता है सकारात्मक पॉजिटिव, जिस धनात्मक है, भावात्मक है, जहाँ सहायता मिलती है वो पॉजिटिव हो जाता है। पार्श्वी अंतरण बताया इन्होंने। अब पॉजिटिव है ना, इसके भी इन्होंने 5, देखो ये पॉजिटिव है ना, इसको इन्होंने 5 में डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट में। 5 पार्ट में कौन सा, पहला पार्श्वी अंतरण। सीखे गए 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो पहला कौन सा है, पार्श्वी अंतरण। सीखे गए ज्ञान का सेम उसी स्थिति में क्या करना, सीखना। सीखे गए ज्ञान का सेम उसी सिचुएशन में सीखना। जैसे 6 - 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ मतलब स्कूल में सीखा कि 6 - 3, 6 में से अगर 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, बाकी करेंगे। तो घर जाकर उन्हें 6 आम में से 3 आम निकालिए और कहा कि 3 बचे, यानी जो सिचुएशन में उन्होंने सीखा वही प्रैक्टिकल घर पे जाकर किया। तो इस प्रकार से कहलाता है पार्श्वी अंतरण, यानी सीखे गए ज्ञान का सेम उसी स्थिति में सीखना, पार्श्वी अंतरण। आगे समझिए। दूसरा बताया अनुलंब। अनुलंब क्या है, सीखे गए कौशल का प्रयोग उच्च स्तर के लिए सीखने में। सीखे गए कौशल का प्रयोग उच्च स्तर के लिए सीखने में अनुलंब का एग्जाम्पल है। जैसे आप किसी भी कौशल को सीखते हो, जैसे इन्होंने 6 में से -3 घटा दिया, ऐसे सीखा। अब सीखे गए ज्ञान को उच्च स्तर के लिए सीख जाना, यानी कि अब ये ना कोई बड़ी संख्या में से घटा रहा है, यानी कि 1500 में से घटाना सीख जाएगा, 1500 में से 300 घटाने लग जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, सीखे गए कौशल का उच्च स्तर के लिए सीख जाना। अनुक्रमिक अंतरण क्या है, विशेष विषयों को क्रम से सीखना। जो कोई भी सब्जेक्ट है तो उनको क्रम से सीखना। सम स्तर अंतरण क्या है, समान स्तरीय कौशल सीखने में, समान स्तर के जो कौशल होते हैं ना उनको सीखने में आता है। अब आएगा द्विपार्श्वीय अंतरण, यानी कि क्रॉस शिक्षा। जब शरीर के एक अंग से किए कार्य का प्रभाव दूसरे अंग से भी करना। जब शरीर के एक अंग से किए कार्य का प्रभाव दूसरे अंग से भी करना, यानी कि कोई दाएं हाथ से लिखता है, पर कुछ इंसानों में ये एबिलिटी होती है, योग्यता होती है कि दोनों हाथों से लिख लेते हैं। तो दोनों हाथों से लिखने का क्या कहलाएगा, द्विपार्श्वीय अंतरण, यानी कि किसी एक अंग से किए गए कार्य का जो प्रभाव है दूसरे अंग से भी करना। अब देखो, तो पहला आ गया अधिगम का स्थानांतरण, 3 प्रकार के दिए हैं। और 3 प्रकार में पहला बताया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की 5 आ गए। पार्श्वी अंतरण, फिर पार्श्वी अंतरण, अनुलंब, अनुक्रमिक अंतरण, और ये समस्तर अंतरण और द्विपार्श्वी अंतरण। अब आता है नेगेटिव, नकारात्मक, जिसे कहते हैं ऋणात्मक, जहाँ नुकसान हो। जैसे नाव चलाने वाले को साइकिल चलाने के लिए कहा जाए, नाव चलाने वाले को साइकिल चलाना है, क्या है, नेगेटिव है। शून्य अधिगम स्थानांतरण, जहाँ ना सहायता ना नुकसान हो, शून्य हो, ना तो हेल्प हो रही है ना कोई
नुकसान हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे शून्य अधिगम स्थानांतरण। तो इस किसने दिया, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया कार्ल रोजर्स ने। 3 प्रकार के अधिगम स्थानांतरण होता है, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक शून्य। पॉजिटिव में क्या क्या आएगा, पॉजिटिव के 5 प्रकार बताए, कौन कौन से, पार्श्व नियंत्रण, सीखे गए ज्ञान का सेम कंडीशन उसी सिचुएशन में फॉलो करना, अनुलंब है यानी कि जो सीखे गए कौशल है उसको उच्च स्तर के लिए सीखना, अनुलंब है, अनुक्रमिक यानी कि विषयों को क्रम से सीखना, और सम स्तर इंतरण क्या है, समान स्तरीय कौशल को सीखने में। द्विपार्श्व इंतरण है किसी भी एक काम को करना तो उसका दूसरे अंग से करना, यानी कि एक चीज़ को दोनों हाथों से करना, या फिर एक ही सब्जेक्ट को दो तरीके से पढ़ रहे हो, दो समान कंबाइंड करके पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, अंतरण हो जाता है, यानी कि एक प्रभाव को दूसरे अंग से भी करना। और नेगेटिव जहाँ नुकसान होता है, जैसे बच्चा है ना जो मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वाला को साइकिल चलाने मतलब मोटरसाइकिल चलाने वाला जैसे साइकिल पर आ रहा है, नाव चलाने वाला साइकिल पर आया, तो ये क्या है, नेगेटिव। अगर नाव चलाने वाला जैसे अभी वो कार चलाई, बस चलाई, तो क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। शून्य अधिगम स्थानांतरण क्या है, जाना सहायता नुकसान हो, अधिगम स्थानांतरण। अब पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। तो अधिगम स्थानांतरण के जो सिद्धांत हैं, तो देखिए आप, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत में समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है, समान तत्वों का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया, C.H. जड़ ने दिया है, C.H. जड़ ने। सामान्य विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। आदर्श और मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया है, बागले ने दिया है। अवयववादी सिद्धांत किसने दिया है, गेस्टाल्टवाद ने दिया है। संयोजनवादी सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। इनको तो आपको मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, इनको तो बिल्कुल बोर्ड के पीछे जाना है, मतलब याद ही रखना है कि समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड़ ने दिया है, सामान्य विशिष्ट का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, सामान्य विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत आदर्श मूल्यों का सिद्धांत बागले ने दिया है, और अवयववादी सिद्धांत गेस्टाल्टवाद ने दिया है, संयोजनवादी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। तो इस प्रकार से तो ऐसे रिलेटेड करके पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे समान तत्वों और संयोजनवादी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दे दिया, सामान्यीकरण C.H. जड़ ने दिया। अधिगम की असमर्थता पढ़ेंगे। तो अधिगम की जो असमर्थता है वो क्या है, सीखने की क्षमता की अनुपस्थिति का अभाव ही क्या है, जो हम सीख रहे हैं अभी हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जो हमारी सीखने की जो क्षमता है उसकी अनुपस्थिति यानी कि उनका अभाव, हम पढ़ तो रहे हैं पर हम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्या है, हमारी असमर्थता है, अक्षमता है। तो अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया, तो 1963 में 1963 में सैमुअल क्रिक ने किया। ये क्वेश्चन पुटअप होकर आ चुका है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो सैमुअल क्रिक ने किया। कब किया, 1963 में किया। अब इसकी प्रकृति क्या है, अधिगम असमर्थता की जो प्रकृति क्या है कि आंतरिक स्नायु जनित होती है। आंतरिक होता है यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट होते हैं ना उनमें कुछ प्रॉब्लम होती है ना, उसकी वजह से होती है सब। आंतरिक स्नायु जनित। स्थायी स्वरूप क्या है, विकृतियों का समूह क्या है, जैविक समस्या क्या है और मनोवैज्ञानिक समस्या है। तो विकृति, अब विकृति में पढ़ेंगे तो विकृति क्या है, तो पठन विकृति आ गई है। तो पठन यानी पढ़ने की विकृति, लेखन विकृति यानी लिखने की विकृति, गणितीय विकृति, कैलकुलेशन से संबंधित, मौखिक विकृति, बोलने की समस्या। अब पढ़ेंगे पठन वैकल्य पे। तो विकृति बता दी, पठन की, लेखन की, गणितीय, मौखिक, 4 प्रकार की विकृति। अब देखो पठन वैकल्य क्या है, पठन वैकल्य में भी आता है डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया। अब इनको भी हम डीपली पढ़ेंगे। डिसलेक्सिया होता क्या है, तो डिसलेक्सिया क्या है, 1887 यानी कि 1887 में रुडोल्फ वर्लिन ने खोजा। क्या खोजा, डिसलेक्सिया। इसे शब्द की अंगता कहा गया, यानी कि शब्द में जैसे हमें शरीर में कोई अंगता होना उस प्रकार से शब्द की अंगता कहते हैं इसको। लक्षण क्या है इसके डिसलेक्सिया के, वर्णमाला हो गई, ध्वनि हो गई, इन सबको क्या पढ़ना, उल्टा पढ़ना। पहचान ना पाना, किसी शब्द को रखो तो स पढ़ रहे हो, क को व पढ़ रहे हो, शब्द को उसका अभाव होता है। स्मरण शक्ति कमजोर होती है, पेंसिल अच्छे से नहीं पकड़ पाना, बटन बंद नहीं कर पाना, ये क्या होता है, डिसलेक्सिया विकार होते हैं। पहचान परीक्षण क्या क्या है, तो पहचान का जो परीक्षण है ना वो है बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न। ये किसने दिया है, कि पूछा गया है कि बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न हेलेना बोर्डर ने दिया है। कब दिया है, 1973 में, 1973 में भारत ने। डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग परीक्षण किसने किया है, भारत ने किया है। उपचार क्या है, पूर्ण उपचार संभव नहीं है, पूरा उपचार तो संभव नहीं है लेकिन थोड़ा उपचार किया जा सकता है, थोड़ा बहुत उपचार क्या होता है, किया जा सकता है। तो हमने क्या पढ़ा, डिसलेक्सिया पढ़ा। डिसलेक्सिया शब्द किसने दिया, शब्द की अंगता किसने कहा, तो रुडोल्फ वर्लिन ने कहा। रुडोल्फ वर्लिन ने खोजा है शब्द को, शब्द अंगता का है। लक्षण क्या है, वर्णमाला, ध्वनि नहीं पढ़ पाना, उल्टा पढ़ना, या फिर पहचान नहीं होना, शब्द को उसका भाव, स्मरण शक्ति कमजोर, पेंसिल नहीं पढ़ना, शर्ट के बटन बंद नहीं कर पाना। तो इनके 2 परीक्षण किए गए, बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न हेलेना बोर्डर ने दिया, 1973 में दिया। और डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग परीक्षण भारत ने किया है। इसका उपचार, पूर्ण उपचार तो संभव नहीं है लेकिन थोड़ा उपचार किया जा सकता है। एलेक्सिया क्या है, तो एलेक्सिया है पठन की अक्षमता, सीखने की अक्षमता। जो पठन एलेक्सिया है, पठन अक्षमता होती है, सीखने की अक्षमता होती है। हाइपरलेक्सिया क्या होती है, शब्द या वाक्यों का अवबोध ना होना, जो बड़े बड़े शब्द वाक्य होते हैं ना उनका ज्ञान ना होना, उनकी समझना ही होना है, हाइपरलेक्सिया में आते हैं। अब आ जाएगी लेखन विकृति। तो लेखन विकृति में डिस्ग्राफिया होती है, डिस्प्रेक्सिया होती है, अप्रेक्सिया होती है, अप्रेक्सिया होती है और अग्रेफिया होती है। डिस्ग्राफिया में अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, अधूरे अक्षर लिखना, डिस्ग्राफिया। डिस्प्रेक्सिया सूक्ष्म स्थूल कठिनाई यानी कि सूक्ष्म छोटी बारीकी मिस्टेक होती है, वो डिस्प्रेक्सिया में होती है। अप्रेक्सिया क्या होती है, तंत्र संबंधी विकार होता है। अग्रेफिया में द्वितीय भाषा के प्रति क्या होती है, अक्षरता होती है। अग्रेफिया में गणित अक्षमता विकृति क्या है, लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया, ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया और ये एक वर्बल डिस्कैल्कुलिया। तो डिस्कैल्कुलिया क्या है, तो डिस्कैल्कुलिया को कहते हैं कि अंकों या संख्या के अर्थ को समझने की जो अयोग्यता से लेकर सूत्र व सिद्धांतों में जो अयोग्यता होती है उसको डिस्कैल्कुलिया कहा गया है। तो एग्जाम में आपके मतलब रिटमेंस में कैसे पूछा जाता है ज़्यादातर कि
ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है, कौन सी अक्षमता से संबंधित है, पठन से है, लेखन से है, गणित से है। तो इस प्रकार से जाएगा तो गणित से है। तो इनकी जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना कि गणित अक्षमता, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया, वर्बल डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया सब गणित अक्षमता में आते हैं। उपचार क्या है, फ्लैश कार्ड, कंप्यूटर गेम्स का प्रयोग करना। अब आती है मौखिक अक्षमता। मौखिक अक्षमता भी दो प्रकार की बताई है, अफेजिया और डिस्पेजिया। अफेजिया क्या है, मौखिक भाषा को ग्रहण करने में क्या अयोग्य होना। डिस्पेजिया क्या है, वाक अक्षमता, विचार अभिव्यक्ति करने में कठिनाई होना, यानी कि ब्रेन का डैमेज होना, या फिर किसी भी प्रकार का ब्रेन में कोई कमी चीज़ें याद रह पाना, बोलने में हिचकिचाहट, बोल नहीं पा रहा है, तो डिस्पेजिया में आता है। अन्य विकृतियाँ क्या हैं, अब और भी विकृतियाँ बहुत सारी बताई गई है, पर जो प्रमुख विकृतियाँ हैं ना, प्रमुख जो वेरी इंपॉर्टेंट, वो चार ही हैं। एक तो पढ़ने की विकृति, एक लेखन विकृति, एक गणितीय विकृति और मौखिक विकृति। और क्वेश्चन पुट अधिकतर इनमें से हो जाता है बाई चांस, कभी बार मतलब कभी बार ज़्यादा ही डीपली चली जाए, सरकार को कुछ पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पुट कर आ जाए। तो इनमें से अन्य विकृतियों पर भी हम एक बार इनको रीडिंग कर लेते हैं। तो डिसआर्थोग्राफिया जो है ये वर्तनी संबंधी विकार होता है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है, श्रवण संबंधी विकार होता है। विजुअल परसेप्शन क्या होता है, दृश्य क्षमता विकार होता है। सेंसरी इंटीग्रेशन क्या होता है, इंद्रिय विकार होता है। ऑटिज्म क्या होता है, आत्मविभोग, स्वपरायणता। एक ही शब्द बार बार बोलना, जैसे कभी ना कभी मेरे मन से भी मतलब कभी ये शब्द मुझसे भी 2-3 बार निकल ही जाता है हर वीडियो में। बहुत कम करने की कोशिश करते हैं कि हाँ नहीं निकले, फिर भी निकल जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, आर्टिज्म कहते हैं, कि सबको बार बार बोलना। फिर है डिसमेमोग्राफिया। डिसमेमोग्राफिया क्या है, स्मृति दोष होता है। एपिलेप्सी क्या है, मिर्गी के दौरे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोमा क्या है, रेटिना आंख दोष है। अवधान विकास क्या है, ध्यान का अभाव है। तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ अवधान विकास। अब अधिगम का पठार, ये किसने, अधिगम की पठार रोश, अधिगम का पठार पढ़ेंगे तो रोश ने क्या कहा, सीखने की गति एकदम रुक जाती है, वही क्या है, अधिगम का पठार है। जो सीख रहे हैं उसकी गति एकदम रुक जाती है। तो ये रोश ने इसकी परिभाषा बताई है। कारण क्या है, अभिप्रेरणा का अभाव होना, शारीरिक व मानसिक दोष होना, दोषपूर्ण विधि होना, थकान होना, वातावरण का दोषपूर्ण होना, ये क्या है, अधिगम के पठार के सभी कारण हैं। अधिगम वक्र क्या होते हैं, तो अधिगम वक्र जो है नेगेटिव में क्या है, आरंभ में तेज होता है। जैसे ही किसी एग्जाम का हम फॉर्म डालते हैं या फिर नोटिफिकेशन निकलता है, हम जोरों शोरों से पढ़ाई में लग जाते हैं। लेकिन वही नोटिफिकेशन निकलता है ना अगर 5 मंथ पहले, तो हम 10-15 दिन तो जोरों शोरों से लगेंगे, और फिर बाद में 2-3 महीना वो ऐसा होगा कि हाँ बहुत सारे दिन हैं, 5-6 महीने हैं, अभी तो पढ़ लेंगे। तो बाद में क्या होता है, भी बिल्कुल पढ़ाई धीरे धीरे करते हैं। तो क्या है, नेगेटिव है। ये क्या, आरंभ में तेज, बाद में धीरे। ये देखो ऊपर जाकर वापस नीचे आ रहा है, तो क्या है, नेगेटिव है। धनात्मक क्या है, शुरू में धीमी और बाद में तेज। शुरू में जो शुरुआत होती है ना, धीमी धीमी होती है, बाद में तेज होती है। यानी किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जब हम शुरू में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल अगर हमें जोश है, अगर हमें पढ़ने का नजरिया है तो अब 1 घंटा पढ़ रहे हैं। अभी का जो टाइम है ना, अभी का टाइम ये है कि अगर हम 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो दूसरे दिन हम 4 घंटे पढ़ेंगे, 5 दिन हम 5 घंटे पढ़ेंगे। इस प्रकार से पॉजिटिव है। तो सकारात्मक हो जाएगा, शुरू में धीमी, बाद में तेज हो जाएगा। मिश्रित क्या होता है, मध्य में तेज हो जाएगा, कभी शुरुआत में कभी कम कभी ज़्यादा मिश्रित। सरल रेखीय वक्र क्या होता है, समान गति से चलना, यानी कि रोजाना फिक्स है, 10 से 4 पढ़ना है, 10 से 4 पढ़ना है, 10 बजे सोना है, 4 बजे उठना है। इस प्रकार से जो शेड्यूल फिक्स होता है ना, ये सरल रेखीय वक्र में आती है, समान गति है। शून्य त्वरित वक्र क्या है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसे ही वैसे ही चलना, शून्य त्वरित वक्र में आता है। अब अधिगम के प्रकार कौन से हैं, प्रकार है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अधिगम के प्रकार पूछे जाते हैं एग्जाम में, अधिगम के प्रकार कौन से हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में क्या आएगा, ज्ञानात्मक जो है इसमें प्रत्यक्षाचर्यात्मक होगा। भावात्मक में महसूस करके हम किसी भी चीज़ को सीखा जा सकता है। क्रियात्मक में करके सीखना, चार्ट बनाना, किसी भी जैसे हम पढ़ाई करके सीख रहे हैं तो क्रियात्मक में आता है, और हम किसी को मेमोरी के द्वारा सीख रहे हैं तो ज्ञानात्मक में आता है। अधिसंज्ञान क्या है, स्वयं की मानसिक क्रियाओं को जानना। अधिसंज्ञान स्वयं की हमारी जो माइंड की जो क्रियाएं हैं उनको जानना, पहचाना, खुद की कमियों को एनालिसिस करना, या अधिसंज्ञान है। परिप्रेक्षा अधिगम क्या है, समस्या समाधान पर आधारित छात्र केंद्रित उपागम होता है। परिप्रेक्षा अधिगम जो होता है समस्या समाधान पर आधारित होता है। प्रश्न पूछकर और उत्तर का विवेचन करके नवीन ज्ञान की खोज करना। परिप्रेक्षा अधिगम क्या है, समस्या समाधान पर आधारित छात्र केंद्रित उपागम पर आधारित प्रश्न पूछकर उत्तर का विवेचन करके नवीन ज्ञान की खोज करना। विधियां 5 होती है, करके सीखना, महत्वपूर्ण सीखना है, करके सीखना होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। किलपैट्रिक ने सर्वाधिक समर्थन किया करके सीखना पर। निरीक्षण करके सीखना, वाटसन ने बल दिया। निरीक्षण सीखने पर किसने बल दिया, वाटसन ने। परीक्षण करके सीखना, विलियम वुड ने बल दिया। सामूहिक विधि पर योजना, सेमिनार, कार्यशाला में हम क्या होते हैं, सामूहिक विधि से सीखते हैं। मिश्रित विधि क्या है, पूर्ण व आंशिक विधि का मिलाजुला रूप मिश्रित विधि कहलाता है। अधिगम सिद्धांत संबंधी फैक्ट क्या क्या है और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, तो इनको भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो अधिगम आकर्षण विकर्षण से प्रभावित होता है। अधिगम क्या होता है, आकर्षण विकर्षण से प्रभावित होता है। किसने माना है, कुर्टलेविन ने माना है। स्थान अधिगम और गुप्त अधिगम का प्रयोग किसने किया है, टॉलमैन ने किया है। टॉलमैन ने गुप्त अधिगम या चीन अधिगम या संकेत अधिगम का प्रयोग टॉलमैन ने किया है। प्रत्यक्षात्मक सिद्धांत टॉलमैन ने दिया। अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, वृद्धि व परिपक्वता के कारण नहीं होता। जो अधिगम होता है वृद्धि परिपक्वता के कारण नहीं होता। उद्दीपक के मध्य साचरी पावलाओं ने बताया। अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत जिसको संज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम बांडोरा ने दिया है। मानचित्र संकल्पना नक्शा किसने किया है, जोसेफ डी नोवेक ने बताया है। निर्मितवाद में आते हैं मानचित्र संकल्पना नक्शा का सिद्धांत जोसेफ डी नोवेक ने कब दिया, 1960। आशुबेल का आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत आशुबेल का आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ने 4 प्रकार बताए हैं। आशुबेल ने भी आधुनिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया है और उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। अधिग्रहण सीखना, अन्वेषण करके सीखना, रट करके सीखना। ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि रट कर सीखना और किसने बल दिया है, तो आशुबेल ने बल दिया है। अर्थपूर्ण सीखना, मेटा अब ये देखो ये हो गया, आशुबेल ने 4 प्रकार बताए हैं आधुनिक संज्ञानात्मक के। अधिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रट कर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। मेटा स्मृति के 3 तत्व कौन से हैं, ज्ञान है, मॉनिटरिंग है, नियंत्रण है। एसओआर क्या है, एसओआर है उद्दीपन, ओ यानी प्राणी ऑर्गेनिज्म, और यानी अनुक्रिया, तो उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया किसने, वुडवर्थ ने दिया है। एसओआर का वुडवर्थ ने दिया है। तो बस यहाँ तक ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ तक ही अधिगम का हमारा
पूरा पार्ट जो है कंप्लीट होता है। और इनमें जो है ना ये नोट्स मैंने बनाए ना वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से बनाए हैं, पूरी बुक को एज इट इज़ नहीं उतारा है। जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वही इनमें नोट्स हैं। और अगर आपको इनमें कुछ मतलब बहुत कम मैटर कम लगता है तो आप बुक को पढ़िए और बुक में से भी आप उनमें से कुछ चीज़ें एनालिसिस करके अपने नोट्स में उतार सकते हो, उनमें ऐड कर सकते हो। आप इनको दूर दूर लिखिए और उनमें ऐड कर सकते हो। पर मैंने तो बस इतना ही उतारा है और मुझे यही अच्छे लगते हैं, मैं बार बार इनको पढ़ रही हूँ। और फर्स्ट ग्रेड में भी जब इनमें से क्वेश्चन पुट अप होकर आए थे तो मतलब बहुत अच्छा फीडबैक मिला था मुझे इनको। और बुक तो हम पढ़ते ही हैं तो नोट्स वही होते हैं जो क्रीम है हलवा निकले, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो तो सब बुक्स में होती है, पर जो मतलब परफेक्ट हो बहुत कम हो वही नोट्स। तो आज के लिए इतना ही। अधिगम वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट होता है। कल हम या तो बुद्धि वाला टॉपिक या फिर बाल्यावस्था वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।